नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी की। ये कंपनी हैदराबाद बेस्ड है और ये जो कंपनी है ये CRTO है, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। टेस्टिंग करने वाली एक कंपनी है। कंपनी का नाम है विम्टा लैब्स। और आज की वीडियो में जानेंगे कि विम्टा लैब का बिजनेस मॉडल क्या है और किस प्रकार से ये अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहती है और एग्जैक्टली ये करती क्या है, और इसका थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का आइडिया भी हम लेंगे। तो हमेशा की तरह पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। देखिए, कंपनी का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। 1984 में ये कंपनी स्थापित हुई। कंपनी के रूप में स्थापित नहीं, मतलब इसका जो बीज पड़ा वो एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में पड़ा। और इसकी जो स्थापना की 1984 में वो की डॉक्टर SP वासी रेड्डी ने। अब ये जो वासी रेड्डी साहब हैं ये कंपनी के अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और कंपनी ने अपनी जो शुरुआत की मात्र 6 कर्मचारी और जो 500 स्क्वायर फीट का जो एरिया था वहां से उन्होंने शुरू किया। और ये अब देश की एक बहुत ही जानी मानी टेस्टिंग कंपनी बन गई है। 1990 में जो विम्टा लैब्स है इसका एक कंपनी के रूप में, पहले पार्टनरशिप फर्म थी तो कंपनी के रूप में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, यानी ये कंपनी के रूप में बनी। और 1994 में इसका IPO आया और ये स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड, इसकी लिस्टिंग हुई। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये जो कंपनी है ये एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च टेस्टिंग कंपनी या टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, CRTO। अब ये CRTO क्या होता है? पहली बात तो है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का मतलब ये कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रिसर्च करती है ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर। और साथ ही साथ उसी तरह के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए टेस्टिंग भी करती है। तो देखिए, जब इन्होंने शुरुआत की, इस कंपनी ने जब शुरुआत की, जब ये इनके पास कर्मचारी मात्र 6 और 500 स्क्वायर फीट एरिया था, तब ये राइस ब्रांड जो ऑयल है ना उसका टेस्टिंग किया करते थे और साथ ही साथ मिनरल की टेस्टिंग किया करते थे। ये जो दो चीज़ों की टेस्टिंग के बारे में अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो कंपनी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए, राइस ब्रांड टेस्टिंग है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे मान लीजिए आपको कहीं एक्सपोर्ट करना है, या एक जो कंपनी है वो किसी ऑयल मिल से, कोई ब्रांडेड कंपनी है वो ऑयल मिल से राइस ब्रांड ऑयल खरीदना चाहती है। अब वो ये जानना चाहती है एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट के थ्रू कि भाई ये जो राइस ब्रांड ऑयल है इसमें आखिर कितना एडल्ट्रेशन, कितनी मिलावट है, कितनी शुद्धता है। राइस ब्रांड का जो मेरा स्टैंडर्ड है, यानी वो जो ब्रांडेड कंपनी है जो अल्टीमेटली राइस ब्रांड ऑयल खरीद रही है, वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो एक इंडिपेंडेंट लैब है उससे अगर सर्टिफिकेशन मिल जाए तो वो जो सेल करने वाला है व्यक्ति, यानी सेल, कोई ऑयल मिल है वो सेल कर रही है किसी ब्रांडेड का, किसी, जैसे मान लीजिए ITC को वो सप्लाई कर रही है या पतंजलि को सप्लाई कर रही है वो ऑयल मिल। तो पतंजलि या जो ITC है वो इस बात के लिए इंश्योर करना चाहते हैं कि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो राइस ब्रांड ऑयल ये दे रही है ना ऑयल मिल, ये जो है ना ये मेरे स्टैंडर्ड पे खरा उतरे। इसी तरह मिनरल वाली बात है। अब मिनरल में एक मान लीजिए एक बायर और एक सेलर है, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टर है। तो यहाँ से मान लीजिए बिहार से किसी खदान से और जो कोई मिनरल एक्सपोर्ट हो रहा है। अब जो एक्सपोर्ट, जो इंपोर्टर है किसी दूसरे देश में जो बैठा है, वो एक ऐसा सर्टिफिकेट चाहता है कि भाई इसमें जितना ये मिनरल एक्सपोर्टर बता रहा है ना उतना है भी कि नहीं और किस क्वालिटी का है, ताकि भाई मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो तो एक प्रॉपर कंटेंट के दे रहा हूँ उस मिनरल में, जो जो मिनरल में मेटल है उसी के पैसे दूंगा ना मैं। अब आपने बताया कुछ कि भाई 70% मटेरियल है इसमें, तो 70% मेटल है और मिल गया आपको 40% ही, तो वो तो गलत चीज हो गई ना, उसको तो नुकसान हो गया इंपोर्टर को और माल उसके चिप गया। अब देखिए, इस तरह का जो सर्टिफिकेशन होता है ना, ये बायर, सेलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर दोनों के लिए फायदेमंद है। अब देखिए, सेलर जो है वो, ये सेलर है या जो एक्सपोर्टर है वो इस बात के लिए कि के लिए अपनी चीज उसकी जेन्युइन है, तो ये कह सकता है देखो भाई मैंने इंडिपेंडेंट, मैं सर्टिफिकेशन आपको करवा के दे रहा हूँ और मेरा माल जेन्युइन है। इसी तरीके से जो
इंपोर्टर है या जो बायर है वो भी इंश्योर कर सकता है कि भाई हाँ मैं जो माल खरीद रहा हूँ वो प्रॉपर है। तो बेसिकली जो टेस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है ना वो यहाँ से पैदा होती है। अब आगे वाले भाग में हम ये भी जानेंगे कि भाई जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बायर सेलर है, वो खुद क्यों नहीं एक जो खुद का लैब टेस्टिंग खुद की क्यों नहीं कर लेते, इस तरह के लैब को खुद क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। तो इसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले भाग में। अब पहले समझते हैं कि ये किन किन एरिया में टेस्टिंग करते हैं। जो तो पहला है वो एरिया है इनका फार्मा, जो दूसरा एरिया है उसमें फूड एंड एग्री टेस्टिंग, जो तीसरा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और जो चौथा है वो है एनवायरमेंटल टेस्टिंग एंड कंसल्टेंसी। बात करते हैं इनके पहले सेगमेंट की, जो है फार्मा से रिलेटेड। देखिए जब ड्रग बनाई जाती है, कोई दवाई बनाई जाती है, नई दवाई जो बनाई जाती है वो कई स्टेजेस से गुजरती है। तो उसमें से कुछ जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं उनके लिए उन स्टेप्स में ये कंपनी डील करती है। बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। मान लीजिए उसने कोई ड्रग बनाई, एक कंपनी ने कोई ड्रग बनाई, नई ड्रग बनानी है, अभी वो मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, वो अभी टेस्टिंग स्टेज पे है। तो ड्रग बनाने के बाद वो जो है विम्टा लैब को ठेका देती है किस बात के लिए, कि भाई एक्चुअल ये जो दवाई हमने बनाई है ना इसका आप केमिकल एनालिसिस करो। केमिकल एनालिसिस करके एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन हमको दो कि आखिर इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो इसको जो बोलते हैं, इसको फार्मा एनालिटिक्स बोलते हैं। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। फार्मा एनालिटिक्स इस चीज को बोलते हैं। तो ये फार्मा एनालिटिक्स में है। दूसरी चीज, जब एक बार ये तय हो गया, ये अप्रूव हो गया कि भाई ये जो है इसमें ये कंटेंट है, तो नेक्स्ट स्टेज आती है प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? लेबोरेटरी में हम इस बात की टेस्टिंग करते हैं। पहले आदमियों के ऊपर टेस्टिंग नहीं होती, लेबोरेटरी में हम इस बात की टेस्टिंग करते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू और कई केमिकल एनालिसिस के थ्रू, कुछ मॉडल्स बना के, मॉडल्स का मतलब डेटा का एनालिसिस करके ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्या ये ह्यूमंस के लिए, आदमियों के लिए जिनको अल्टीमेटली इसको कंज्यूम करना है, उनके लिए सेफ है या नहीं। तो वो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल वाली स्टेज पे ये कंपनी, जो जिस कंपनी ने दवाई बनाई है उसके लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज ये कि उसकी टेस्टिंग करके देते हैं। तीसरी चीज, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो भी ये कंडक्ट कराते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब ये कि एक्चुअल जो है वो आदमियों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जिनको, जिनके थ्रू, जिनके ऊपर ये दवाई का असर देखा जाता है कि भाई आखिर क्या इनके ऊपर असर होने वाला है। तो वो जो टेस्टिंग होती है वो भी ये करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। और ये जो सारा रिकॉर्ड है टेस्टिंग के बाद, जो जितना भी रिकॉर्ड है, ये जो जिस कंट्री में उस ड्रग को सप्लाई करना है वहाँ के जो ड्रग रेगुलेटर है ना उसको दिया जाता है। अब ये वाला जो ड्रग रेगुलेटर वाली जो बात है ना, ये इनके बिजनेस मॉडल की एक बहुत ही अहम कड़ी है। इसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले भाग में। जो दूसरा सेगमेंट है उसकी चर्चा करते हैं। तो दूसरा जो सेगमेंट है वो रिलेटेड है फूड एंड एग्री टेस्टिंग से रिलेटेड। अब देखिए फूड जो हुआ वो, इस जैसे कंपनी है उसने कोई सॉस बनाया, तो सॉस बनाने के बाद वो एक ये जानना चाहती है, वो कंपनी जैसे आईटीसी ने सॉस बनाया, तो वो ये जानना चाहती है कि इसमें किस तरह के फूड एलर्जेंस हैं, क्या इसकी शेल्फ लाइफ होने वाली है, क्या इसमें कोई कंटेमिनेशन है, या इसमें जो पैकेजिंग मटेरियल मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो वो ये जो कंटेंट इसका है, जो सॉस है, इससे कहीं कोई उन दोनों में रिएक्शन तो नहीं होगी ऐसा जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। फिर इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा वो कितनी है। तो ये तो रही बात फूड टेस्टिंग की। इसके अलावा ये एनिमल फीड जो होता है, जानवरों के लिए जो फीड होता है, वो भी टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के बाद ये जिस तरह का ह्यूमन, जो ह्यूमन फूड के लिए जो टेस्टिंग होती है, उसी तरह की काफ़ी सारी रिलेटेड टेस्टिंग ये एनिमल फीड के लिए भी करते हैं। इसके अलावा ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो स्प्रे होते हैं, फंगिसाइड होता है, हर्बिसाइड्स होते हैं, जिससे कीट पतंगों को, जो फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले जो जीवाणु या कीटाणु होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए जो केमिकल होते हैं वो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स होते हैं। तो उनके मॉलिक्यूल की डिस्कवरी, उस जिस तरीके से ये आदमी से रिलेटेड, जो फार्मा से रिलेटेड जो ये काम करते हैं ना, जिसमें आदमी कंज्यूम करता है दवाई को, उसी तरीके से ये जो केमिकल डेवलप होते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, उसी तरह की ये मदद करते हैं कंपनीज को
अपने केमिकल डेवलप एग्री केमिकल डेवलप करने में। तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग से रिलेटेड। तो पहली चीज भाई, ये कितनी बिजली खाएगा, ये जो है ये प्रोडक्ट सेफ भी है या नहीं है, ये जो है कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करेगा। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी फिजिकल उसकी फिजिकल टेस्टिंग होगी। फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को ये मीट करता है कि नहीं करता, जो इसमें स्पेसिफिकेशन बताई गई है उस तरीके स्पेसिफिकेशन इसमें है या नहीं है, तो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ये करते हैं। जो इसके अलावा जो एरोस्पेस है, डिफेंस इंडस्ट्री है, ये टॉयज है, टेलीकॉम है, तो इनमें भी ये इंडिपेंडेंट जो प्रोडक्ट का एनालिसिस करके बताते हैं। वो होम अप्लायंसेज हुए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, फ्रिज टीवी वगैरह, इनका एनालिसिस तो जैसे मैंने बताया ये करते ही करते हैं। जो चौथा इनका सेगमेंट है वो है एनवायरमेंटल टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग। अब एनवायरमेंटल टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग क्या है? तो देखिए, किसी ने मान लीजिए एनटीपीसी ने एक प्रोजेक्ट लगाया किसी गांव में या किसी दूर दराज के इलाके में। अब एनटीपीसी मान लीजिए कोल पावर प्लांट वहां लगा रहा है, अब उससे धुआं निकलने वाला है, तो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की इस प्रोजेक्ट के लगाने से किस तरह के पॉल्यूशन को, किस तरह के पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, ये लाभकारी भी है या नहीं, कितना धुआं ये छोड़ेगा, किस तरह के इस धुएं को ट्रीट किया जा सकता है, और इसका जल जल पर, जमीन पर, वृक्ष पर और ओवरऑल एनवायरनमेंट पर, पशु पक्षियों पर, आदमियों की हेल्थ पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। ये जो सारा असेसमेंट होता है, ये जो है वो एनवायरमेंटल टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग में ये बताता है। अब सबसे बड़ी बात जो है जिसका मैंने जिक्र किया, ड्रग डेवलपमेंट, जो ड्रग रेगुलेटर है उसका क्या रोल आता है। तो देखिए, ये इनका जो मेजर पोर्शन है ये फार्मा में ये डील करते हैं, और जैसे मैंने बताया ये फार्मा एनालिटिक्स, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं उसकी स्टेज पर ये टेस्टिंग और रिसर्च करते हैं। अब जब अल्टीमेटली वो दवाई किसने किसी देश में जाके बिकेगी, तो ऑफ कोर्स वहाँ के ड्रग रेगुलेटर को एक सर्टिफिकेट चाहिए। अब सर्टिफिकेट किससे चाहिए? उस सर्टिफिकेट उस लेबोरेटरी से चाहिए या उस ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए जो जिनको उस ड्रग रेगुलेटर ने अप्रूव कर रखा है। तो इसलिए अप्रूवल जो है ना, अक्रेडिटेशन जो है उस ड्रग रेगुलेटर का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। तो इनके पास यूएस एफडीए का अप्रूवल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये अप्रूव्ड लैब है। इसके अलावा डीसीजीआई, ये ड्रग कंट्रोलर, भारत का ड्रग कंट्रोलर है, उसका एक्रेडिटेशन है। मतलब एक्रेडिटेशन का मतलब इनकी लैब अप्रूव्ड है कि यहाँ से जो डेटा या सर्टिफिकेट मिलेगा तो यूएस एफडीए मान लेगा, या डब्ल्यूएचओ या डीसीजीआई जो है ये मान लेगा कि हाँ ये जो डेटा दिया गया है ना ये करेक्ट है। और फिर ईयू में ईएमए है या एमएचआरए है यूके में, तो यहाँ पे इसके तरह के काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो रेगुलेटर है, या जैसे ईयू है वहाँ के जो रेगुलेटर हैं, तो उनसे ये एक्रेडिटेड है। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये ट्रस्ट का गेम है। आगे भी मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर इस बिजनेस मॉडल को मैं समराइज करूँ ना, तो है क्या कि ये बेसिकली बी टू बी बिजनेस है। यानी ये अल्टीमेटली कोई अ, आपके या हमारे जैसे अल्टीमेट ग्राहकों से डील नहीं करते हैं, ये बिजनेस से डील करते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस है। दूसरी बात, ये मॉडल किस तरीके का है, ये फी फॉर सर्विस मॉडल का है। मैं आपको सर्विस दूंगा और उसके बदले में आप मुझे फीस दो। फिर जब सर्विस की बात आती है तो इसका मतलब ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट जो है ना ये जनरेट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो साइंटिफिक टैलेंट है और जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपके पास जो इक्विपमेंट है, वो आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। अब बात ये करते हैं, जो हमने वीडियो के जो सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि भाई ये जो कंपनीज हैं जो टेस्टिंग करवाती है खुद क्यों नहीं कर लेती। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, फिर उसके बाद क्या है, इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, स्किल मैन पावर लानी पड़ेगी, फिर अपडेशन करना पड़ेगा। अपडेशन करने के बाद उनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मतलब रेगुलरली आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आपकी कोर स्ट्रेंथ नहीं है।
आप वो काम करना नहीं चाहते। आजकल बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज़ मामला हो गया है और कंपनीज़ ये कहती हैं, मैं केवल उस चीज़ पर फ़ोकस करना चाहती हूँ। जैसे ड्रग कंपनीज़ हैं, वो ये कहती है मेरा काम जो है ना नए से नए मॉलिक्यूल डेवलप करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरा पैसा आता है ना, वो यहीं से आता है। और मैं मैन्युफैक्चरिंग हुआ या टेस्टिंग से रिलेटेड स्टेजेस हुई या डेटा एनालिसिस हुआ या ड्रग रेगुलेटर के पास फाइलिंग हुई, ये तो मैं किसी से भी करा लूँगा और ये मेरा कोर काम नहीं है। तो उससे क्या होता है, उनकी जो कॉस्ट बचती है और जो उनकी एनर्जी है ना, वो उनकी जो कोर स्ट्रेंथ है वहां लगती है। अब देखिए विम्टा लैब को क्या फायदा है, विम्टा लैब को ये फायदा है कि विम्टा लैब जो है वो इस चीज को, इस फैसिलिटी को जो उन्होंने क्रिएट की है, उसमें बहुत सारे जो जो कंपनीज हैं उनको सर्व कर सकते हैं और बहुत सारे सेगमेंट में काम कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट के लिए भी और विम्टा लैब के लिए भी विन विन सिचुएशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस तरह की कंपनीज के लिए वो डिस्कस करते हैं, वो है ट्रस्ट का फैक्टर, विश्वास का फैक्टर। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि विश्वास का फैक्टर कैसे जो है वो काम करता है। आप और हम जो है ना, उनको हर 6 महीने में एक गाड़ी का पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट लेना होता है। अब आप किसी भी पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट वाला जो कोई जो सेंटर होता है वहां आप चले जाइए, बहुत से सेंटर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी गाड़ी में कितना भी पोल्यूशन हो, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपका गाड़ी जो है पोल्यूशन में फेल हो गई है। वो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं, या तो वो जो प्रोब होता है जो साइलेंसर में डालता है, वो उसको नीचे रख देंगे या उसको इस तरह के एंगल पे रखेंगे कि वो कैमरे में नहीं आए, या वो जो जो उसकी जो पाइप होती है उसको मजल कर देंगे, उसको हाथ से पकड़ के दबा देंगे। उसमें क्या होता है कि सर्टिफिकेट जो है वो तो आप 50 रुपए या 75 रुपए में आपका बन जाता है, लेकिन क्या है, क्या आप खुद या किसी भी को भी आप ये सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि मेरा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है, मेरा जो गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है, क्या वो रियली इस बात पे विश्वास करता है कि हाँ इस गाड़ी का 100% ये इंश्योरिटी है कि ये गाड़ी पोल्यूशन नहीं करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हम जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उसको दिखाने के लिए वो सर्टिफिकेट काम आता है, बाकी उसकी ट्रस्ट उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जीरो ट्रस्ट उसका होता है। यहाँ पर विम्टा लैब्स टाइप की जो कंपनीज होती हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ट्रस्ट का फैक्टर है। और इसीलिए ये अलग अलग एजेंसी से एक्रेडिटेशन लेते हैं, और इनके ट्रस्ट, ये इनका मैनेजमेंट ये कहता है विम्टा लैब्स का कि हम अभी तक हमारी जो फैसिलिटी है वो 70 से ज़्यादा रेगुलेटरी ऑडिट और 30 से ज़्यादा रेगुलेटरी इंस्पेक्शन हम करवा चुके हैं, और हमारे में कोई प्रॉब्लम, हमारी फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम पाई नहीं गई है। और ये जो चीज़ है एक्रेडिटेशन प्लस ट्रस्ट प्लस कंटिन्यूस क्लीनलीनेस ऑफ द फैसिलिटी, मतलब क्लीन निकल के आती है फैसिलिटी, कि कोई एरर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है। तो ये जो है इनके कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है बैरियर है। दूसरी बात इस कंपनी की खास बात ये है, वो हमने कई पहले अलग अलग वीडियोस में डिस्कस की, जब जहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट जो होता है ना वो बनता है और आपकी फैसिलिटी एक बार अगर अप्रूव हो जाती है तो आपका जो क्लाइंट है ना वो आपको जल्दी जल्दी से रिप्लेस नहीं करता है। उसका कारण ये है कि भाई आपको अगर रिप्लेस किया बिना किसी कारण से, फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग के कारण कर दिया, तो होगा क्या, उसको सारे कागजात जो है ना वो पहले तो आपसे लेने पड़ेंगे, सारा डेटा लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये, उसको एक लैब ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से, जहाँ पर वो इस चीज़ को जो आप काम कर रहे हो उसको करवाना पड़े। पहले उसको सर्टिफिकेशन दे, उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, फिर उसका उस लैब का, नई लैब का सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, एक्रेडिटेशन करना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इतनी टेंशन क्यों करनी, थोड़ी कॉस्ट ही तो ज़्यादा लग रही है, कोई बात नहीं, इससे मेरा रिलेशनशिप है, कैसे भी करके हम इसी के साथ बने रहते हैं, क्योंकि ट्रस्ट का फैक्टर, विश्वास का फैक्टर, ट्रुथ का फैक्टर, सही डेटा का फैक्टर जो है, सही डेटा एनालिसिस का जो सही डेटा और डेटा एनालिसिस का जो फैक्टर है, वो इस तरह की कंपनी में अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट ये बनाते हैं, जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट ये एग्जीक्यूट करते हैं, उतना ही ज़्यादा इनका मार्जिन होता है। दूसरी बात ये, जितना हाई वॉल्यूम में ये काम करते हैं उतने ही जो इनका जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है। 10 लोकेशन अक्रॉस द इंडिया इनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, और ये
इंडिया से लगभग 62% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और 38% जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो भारत के बाहर से करते हैं। अगर इनके आगे भविष्य की योजनाओं की बात करूं तो ये बायोलॉजिक्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आ रहे हैं, क्योंकि ये फार्मा एनालिटिक्स प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल में तो है ही, लेकिन अब ये जो बायोलॉजिक्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट में आ रहे हैं। अब ये क्या होता है बायोलॉजिक्स, क्या होता है बायोसिमिलर, तो इसके बारे में हमने कई वीडियोस पहले बना चुके हैं सीडीएमओ कंपनीज के बारे में। आप हमारी प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूँ, देखिए 40 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है, और वो जो ये जो एसपी वासी रेड्डी साहब जो हैं, ये अभी तक कंपनी की लीडरशिप कमान संभाले हुए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। सब जानते हैं वो किस तरीके का क्लाइंट से रिलेशनशिप रखनी है, क्या आगे आने वाली टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी जो है ना सारे उतार चढ़ाव 40 सालों में देख चुकी है। दूसरी बात ये कि इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रस्ट वर्दी इनके ऑपरेशन हैं, इतनी लंबी चौड़ी इनकी एक्रेडिटेशन, मतलब अलग अलग जो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और बहुत ही स्ट्रिक्ट जो ड्रग रेगुलेटर है ना, उनसे इनकी फैसिलिटी जो है वो एक्रेडिटेड है, और ये इनको कंपटीशन में एक एज प्रोवाइड करती है। और डाइवर्सिफाइड इनके बिजनेस सेगमेंट्स हैं, बहुत जल्दी ये बात ये समझ जाते हैं कि किस टेस्टिंग में प्रॉफिटेबल है, कौन सी टेस्टिंग जो है, किस तरीके सेगमेंट की जो टेस्टिंग है वो प्रॉफिटेबल है। अभी बीच में भी इन्होंने कुछ जो ऐसी टेस्टिंग ये कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा मार्जिन इनको नहीं दे रही थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं था, उनको बंद भी ये कर देते हैं। फिर वीकनेस की बात करूँ तो पहली चीज़ ये कि जब आप ड्रग रेगुलेटर से काम करते हो ना, तो वहाँ आपको जीरो एरर चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो हाई रेगुलेटरी रिस्क है। एक एरर जो है ना, वो जो वो इस कंपनी को, मतलब इस कंपनी के ट्रस्ट को हिला सकता है। तो एक सबसे बड़ा जो रिस्क है ना, वो ये है। दूसरी बात ये कि धीरे धीरे जैसे जैसे आउटसोर्सिंग का चलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो मॉडल है ना कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का और जो टेस्टिंग का, ये भारत में बड़ा पॉपुलर हो रहा है, और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और तीसरी बात ये कि जब आप नई नई टेस्टिंग करते हैं तो नई नई रिक्वायरमेंट आती है आपकी। जैसे फार्मा है, नई नई ड्रग आई, अब उसकी नई टेस्टिंग चाहिए, नई टेस्टिंग के लिए नया आपको इक्विपमेंट चाहिए। तो लगातार इनको अपने केपेक्स को जो है वो लगातार, मतलब अपनी फैसिलिटी को अपडेट और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, ताकि ये जो है ना अपने कंपटीशन से आगे रह सके। तो केपेक्स की रेगुलर रिक्वायरमेंट इस तरह की कंपनीज में पड़ती है। अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 2700 करोड़ का बहुत छोटा मार्केट कैप है। आरओई काफ़ी ठीक है, 19%, 19% का आरओई, डेट टू इक्विटी नील है, और जो प्राइस टू अर्निंग है वो 34 का है। 3 साल की सेल जो बढ़ी है साल दर साल 9% से बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 19% से बढ़ा है। प्रमोटर के पास 36%, 36% है। एफआईआई के पास 4% है, वो थोड़ा सा कम हुआ है जून क्वार्टर, जून 2026 में मार्च 26 के क्वार्टर के कंपैरिजन में। डीआईआई के पास 0.4% है, बहुत थोड़ा सा बढ़ा है। और जो पब्लिक है उसके पास 59.6% है, वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो देखिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये भी एक कंपनी डायरी में नोट करने लायक कंपनी है। कंपनी को स्टडी करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। हाँ, आप मेरे फ्रेमवर्क को, मेरी वीडियो को ध्यान रख सकते हैं, मेरे विचारों को ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय होती नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।